ये कुल्फी है, तेरी सारी गर्मी को ठंडा कर देगी। आज की हमारी कहानी एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री पर होने वाली है जिसका क्राइम ने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था और हर कोई आज तक इस बात से कंफ्यूज है कि आखिर इस क्राइम का मेन विलन कौन है। क्या रियल क्रिमिनल को कोई सजा मिली थी या फिर जिसे छोड़ दिया गया था वही मेन क्रिमिनल था। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर के निठारी कांड की। हाल ही में सीरियल इंसिडेंट के ऊपर एक सीरीज बनाई गई है जिसके सीजन 1 को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस सीजन की कहानी शुरू होती है जग्गी नाम के एक नौकर से, जो कि एक लड़की की डेड बॉडी को एक सीक्रेट रूम में लेकर आता है, जहां पर वो एक धारदार हथियार से उस लड़की का सर एक ही बार में काटकर उसके धड़ से अलग कर देता है। सीरीज का इंट्रो सीन यही खत्म होता है और कहानी कुछ महीनों के बाद से दिखाई जाती है, जहाँ पर जग्गी का मालिक अमित एक प्रोस्टिट्यूट को घर पर लेकर आता है। ये उसका दूसरा घर था जहाँ पर वो कभी कभी रहने के लिए आता था और बाकी टाइम में जग्गी ही इस घर की देखभाल करता था। अमित एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था जो कि अपनी फैमिली से छुपकर इस दूसरे घर में प्रोस्टिट्यूट के साथ में रिश्ता बनाता था और वहाँ पर पार्टी भी करता था और उसकी फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। आज भी अमित एक प्रोस्टिट्यूट को घर पर लेकर आता है, लेकिन वो जग्गी पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने मेन डोर को देर से खोला था। तब जग्गी उसे बताता है कि वो उसके लिए मीट काट रहा था तो इसलिए उसे देर हो गई। तब अमित उसे जल्दी से खाना रेडी करने को बोलकर उस प्रोस्टिट्यूट के साथ में लिविंग रूम में जाता है। अब अमित जग्गी को कुछ खाना और ड्रिंक लाने को कहता है। तब जग्गी उससे पूछता है कि वो लेग पीस खाएंगे कि नहीं और अमित उसे लेग पीस लाने को ही कहता है। जग्गी किचन में जाकर मीट बनाने लगता है, लेकिन वो मीट किसी एनिमल का नहीं लग रहा था। यहाँ पर अमित उस प्रोस्टिट्यूट को बेडरूम में लेकर जाता है और वहाँ पर उसके साथ में इंटीमेट होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब जग्गी छुपकर देख रहा था। फिर अगले दिन हम उस एरिया के पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ की पुलिस को अपनी ड्यूटी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सब पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के टाइम पर या तो सो रहे थे या फिर आलतू फालतू काम कर रहे थे। एक पुलिस वाला तो वहाँ के कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा था। कई बार कॉल आने के बाद में वो उस कॉल को रिसीव करता है और अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को देता है। तब उन्हें पता चलता है कि निठारी एरिया के H5 बंगले के पास वाले नाले में ह्यूमन बोन्स मिली है। अब इतनी बड़ी खबर मिलने के बाद भी पुलिस को इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी वे लोग उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। तब उस नाले में इंसानों की हड्डी मिलने के बाद में वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई थी, लेकिन पुलिस ये मानने को नहीं तैयार थी कि वो हड्डी किसी इंसान की है। पुलिस के मुताबिक वो हड्डियां किसी जानवर की थी जो कि किसी ने खाकर वहाँ पर फेंक दी थी। तब उनमें से एक आदमी बताता है कि क्या किसी जानवर की 5 उंगलियां होती है और ये क्लियरली दिख रहा था कि वो हड्डियां किसी इंसान की ही है। इस बात पर पुलिस 2 लोगों के ऊपर हाथ उठा देती है क्योंकि लोगों ने उन पर सवाल उठाया था, लेकिन अब वहाँ के लोग पुलिस से नहीं डर रहे थे, उल्टा वे लोग पुलिस को ही गाली दे रहे थे। जब बात बिगड़ती हुई दिखाई देती है तो पुलिस कार को लेकर वहाँ से वापस चली जाती है और ये सब पास की बिल्डिंग के ऊपर से जग्गी देख रहा था और वो H5 हाउस और किसी का नहीं बल्कि अमित का ही था। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने निठारी पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। सभी लोगों ने हाथ में हथियार लिए हुए थे कि जब भी कोई पुलिस वाला दिखेगा तो वो उन्हें जान से मार देंगे। साथ ही लोग पुलिस स्टेशन में पत्थर मार रहे थे, वहाँ की फाइल्स चला रहे थे, उन्होंने वहाँ की फोन लाइन तक काट दी थी और यहाँ पर पुलिस रूम के अंदर लोगों से छुपकर बैठी थी। फिर पुलिस वाले कंट्रोल रूम में कॉल करके इन सब की खबर देते हैं और बैकअप भेजने को कहते हैं। बात जब हद से ज्यादा बिगड़ जाती है तो बैकअप पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ में उस क्राइम सीन पर आकर उस नाले की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जिस दौरान नाले से और भी कई सारी इंसान की हड्डियां मिल रही थी। ये सब देखकर लोगों की भीड़ पुलिस के खिलाफ धरना दे रही थी। रिपोर्टर के न्यूज से हमें पता चलता है कि पिछले 1 साल से एक के बाद एक उस जगह से 17 बच्चे मिसिंग हुए थे। लोगों ने कई बार पुलिस में रिपोर्ट करवाई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और ऊपर से नाले से ह्यूमंस की हड्डियों का मिलना, इसीलिए लोग पुलिस पर इतना गुस्सा थे। अगर किसी की बच्ची 18 साल से ऊपर की थी तो पुलिस उन्हें कहती थी कि वो किसी के साथ में भाग गई होगी। ऐसे मामलों में तो पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखती थी। किसी का बच्चा 8 महीने से गायब था तो किसी का 10 महीने से। बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सीएम तक इससे परेशान थे। हर तरफ चाहे न्यूज में या फिर पब्लिक हो, पुलिस को बुरा भला कहा जा रहा था। तो वही निठारी पुलिस स्टेशन के इन यूजलेस पुलिस ऑफिसर का सालों से ट्रांसफर नहीं हुआ था क्योंकि वे लोग कुछ पॉलिटिशियन के चमचे थे। लेकिन इस बार बात बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी, तो इसीलिए सीएम कमिश्नर के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे ताकि वे लोग कोई एक्शन ले। और उसके अगले ही दिन सरकार निठारी थाने के पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर देती है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है बेस्ट ऑफिसर के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर अगले दिन निठारी थाने में एक न्यू पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम प्रकाश था। पास्ट में प्रकाश ने बहुत सारे बड़े बड़े केस को सॉल्व किया था, साथ ही वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में भी था, लेकिन वो हर केस को सॉल्व करने के लिए पैसे लेता था, तो इसलिए कई लोग उसे रिश्वतखोर भी कहते थे। और इसी के चलते कई सारे बड़े केस सॉल्व करने के बाद भी वो आज तक कमिश्नर नहीं बना था। फिर निठारी थाने आने के बाद में पुलिस उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उनके मिसिंग बच्चों को ढूंढे और जो कोई भी बच्चे मर गए हैं उनके क्रिमिनल को सजा दे, क्योंकि इस केस में एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन का नाम था जो कि इजीली बच सकता था। जानवी नाम की एक रिपोर्टर प्रकाश पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाती है। उसके मुताबिक ये केस बच्चों का था,
तो क्या उसका इस केस को इन्वेस्टिगेट करना ठीक था, क्योंकि वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। तब वो पुलिस ऑफिसर प्रकाश का कहना था कि वो कभी भी किसी भी केस को सॉल्व करने में फेल नहीं हुआ है और इस बार भी वो क्रिमिनल को पकड़कर उसे सजा जरूर दिलवाएगा। फिर प्रकाश उन पुलिस ऑफिसर की अच्छे से खबर लेता है जिन्होंने पिछले 1 साल से हर केस को इग्नोर किया और कोई भी काम नहीं किया। उन बच्चों के साथ में एक पायल नाम की एक लड़की भी मिसिंग हुई थी। तब उन पुलिस वालों ने बस इतना चेक किया था कि उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, या फिर वो लड़की क्या रेड लाइट एरिया में मिलेगी। उसके बाद में उन लोगों ने केस फाइल को बंद कर दिया। अब प्रकाश पायल के पिता से मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि एक दिन पायल बंगला नंबर H5 में गई थी, जो कि अमित का बंगला है। पायल को कोई कॉलिंग का जॉब मिला था। उसके पिता ने उसे बोला भी था कि कॉलिंग का जॉब इतनी रात को क्यों होगा। तब पायल ने उसे ये कहा कि उसे अमेरिका में कॉल करके बात करनी होगी और रात तो सिर्फ इंडिया में ही हुई थी। अमेरिका में इस समय दिन है और इस काम के लिए उसे तुरंत पैसे मिलेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी बेटी पायल को उस दिन आखिरी बार देख रहा है जब वो घर नहीं आई और उसका फोन भी बंद आ रहा था। तब वो अगले दिन H5 बंगले में पहुंच गया, लेकिन जग्गी और अमित ने उसे ये कहा कि वहाँ पर कोई पायल नाम की लड़की नहीं आई थी और वे लोग कोई कॉल सेंटर नहीं चलाते हैं। इसके बाद में पायल के पिता पुलिस स्टेशन गए, जहाँ पर वो पायल की मिसिंग रिपोर्ट लिखाना चाहते थे, लेकिन वहाँ की पुलिस रिपोर्ट को लिखने को राजी नहीं थी। उनके मुताबिक पायल एक अडल्ट है, वो किसी के साथ में भाग गई होगी। तब वो पायल के पिता एसपी से पुलिस रिपोर्ट लिखने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन एसपी तो उनसे भी बड़ा बदतमीज था, जो पूछताछ के बहाने उसके पिता से उसकी बेटी का ब्रेस्ट साइज, उसकी ब्रा और पेंटी का कलर पूछता है। साथ ही वो एक बाप से उसकी बेटी से रिलेटेड सेक्सुअल क्वेश्चन भी पूछता है। वो एसपी तो इतना ज्यादा बदतमीज था कि वो उसकी बेटी पायल के साथ में इंटीमेट होने की भी बातें भी करता है। जब पायल के पिता ने इस बात को ऑब्जेक्शन किया तो एसपी ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और उसे ये भी कहा गया कि उसी ने उसकी बेटी को कहीं पर बेच दिया होगा और वो यहाँ पर आकर रिपोर्ट को लिखवाने का नाटक कर रहा है। फिर एसपी ने उसे धक्के मारकर उस पुलिस स्टेशन से उसे बाहर निकाल दिया। पायल के पिता 2 महीने तक कोशिश करते रहे और उन्होंने किसी तरह कोर्ट से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाने का ऑर्डर निकलवाया। पहले तो एसपी ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया था, लेकिन जब वही कोर्ट ऑर्डर एसपी के सीनियर ऑफिसर को मिला तब उसने एसपी को बस एफआईआर लिखकर कोर्ट में सबमिट करने को कह दिया, ताकि उनके ऊपर कोई भी मुसीबत न आए। बात रही पायल की मिसिंग केस की, तो केस को छोटे मोटे इन्वेस्टिगेशन के बाद में बंद करने को बोल दिया गया, क्योंकि इस केस में अमित का नाम आ रहा था, जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर का फ्रेंड था। फिर इसके बाद में एसपी और बाकी कुछ पुलिस ऑफिसर अमित के बंगले में छानबीन करने के लिए जाते हैं। उस समय पर अमित किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ में इंटीमेट हो रहा था। पुलिस ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और बंगले की बाकी जगहों पर तलाशी करने लग गई। बंगले के पास वही नाला था जहाँ पर बाद में जाकर ह्यूमन की बॉडी मिली थी। एक पुलिस ऑफिसर जब उस नाले के पास में जाता है तो उसे वहाँ पर कई सारे प्लास्टिक बैग दिखाई देते हैं, लेकिन एसपी को उन प्लास्टिक बैग में क्या है ये जानने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके मुताबिक उन्हें बंगले के अंदर तलाशी लेनी है, बाहर नहीं, और उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिला था। तब अमित जग्गी के हाथों पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत सारी अल्कोहल की बोतल भिजवाता है, जिन्हें लेकर वो वहां से चले जाते हैं। अब ये सब सुनने के बाद में प्रकाश शॉक्ड था कि इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ऊपर से अमित के बंगले पर भी ताला लगा हुआ था और जग्गी भी मिसिंग था। उसी रात को प्रकाश चुपके से अमित के बंगले में घुसता है और बंगले की तलाशी लेता है, जहाँ पर खून के धब्बे, कुछ फटे पुराने बच्चों के कपड़े, अमित का लैपटॉप और वहाँ पर सेक्स वीडियोस मिलते हैं। जिसके बाद में क्लियर हो गया था कि इस बंगले में उन क्राइम की शुरुआत हुई थी। और फिर क्या था, प्रकाश अमित की फैमिली को उसके बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है, लेकिन उनका तो यही कहना था कि अमित ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। अमित के बेटे के मुताबिक उसके पिता ने उसके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया, तो किसी का मर्डर कैसे कर सकता है। लेकिन अमित की फैमिली को क्या पता कि अमित कैसे कैरेक्टर का इंसान है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि अमित प्रोस्टिट्यूट को बंगले में लेकर आता है। साथ ही उनके मुताबिक जग्गी भी बहुत अच्छा इंसान है और उनसे वो मिले भी हैं। फिर इसके बाद में प्रकाश को इंसान की हड्डियों की फोरेंसिक रिपोर्ट मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये हड्डियां एक 8 साल की बच्ची का है, एक 7 साल के बच्चे का और एक 8 साल के लड़के का, और कुछ हड्डियां 21 साल की लड़की की थी। उन्हें करीब 12 बच्चों की और एक लड़की की हड्डियां मिली थी, वो भी टुकड़ों में। सभी बच्चे 7 साल से लेकर 14 साल के बीच में थे। सबसे अजीब बात तो ये थी कि किसी भी बच्चे का सर और उसकी रिब्स नहीं मिले थे। उन सभी बच्चों को एक धारदार हथियार से मारा गया था और वैसा ही हथियार उन्हें अमित के बंगले से भी मिला था। वैसे तो टोटल 17 बच्चे मिसिंग तो एरिया से, तो इसीलिए प्रकाश उन मिसिंग बच्चों के पेरेंट का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि किसके बच्चे मर चुके हैं और किन लोगों के बच्चों को अभी ढूंढना बाकी है। जरा एक बार सोच कर देखिए कि उन माँ बाप की कैसी हालत हुई होगी जब उन्हें कहा गया होगा कि किसी बच्चे के बॉडी पार्ट मिले हैं तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, ताकि पता चल सके कि आपके बच्चे के बॉडी पार्ट है या नहीं। इधर प्रकाश अमित से उन सेक्स वीडियोस को चेक कर जो कि वो उन प्रोस्टिट्यूट के साथ में इंटीमेट होते हुए बनाता था। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि पायल भी एक कॉल गली थी और उस दिन वो अपने पिता के सामने जॉब का बहाना बनाकर अमित को सर्विस देने के लिए गई थी। अमित के साथ में इंटीमेट होने के बाद में पायल तो वहां से चली गई थी, लेकिन अमित वहीं पर सोया हुआ था, जो कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था। तभी उन्हें अमित का लोकेशन मिल जाता है जब उसने अपनी वाइफ को कॉल किया था। ठीक अगले दिन अमित को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उसे वहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जाता है। पुलिस वालों ने अमित के सभी कपड़े उतारकर उसे बहुत ही मारा था
और उसे इतना पानी पिलाया था कि उसे बार बार यूरिनेट करना पड़े। तब जाकर वो बोलता है कि उस दिन उसे कोई भी खोलकर नहीं मिल रही थी। तब जग्गी ने उसके लिए पायल को बुलाया था। इंटीमेट होने के बाद में उसने पायल को जग्गी से पैसे लेने के लिए कहा था और वो सो गया था। जिसके बाद में पायल उसके रूम से कहाँ गई उसे कोई आइडिया नहीं था। उसे तो पायल का नाम तक नहीं पता था। और जब पायल के पिता ने उससे पायल की बातें पूछी तो वो समझ ही नहीं पाया कि वो इसी लड़के की बातें कर रहा है। और तब जग्गी ने भी पायल का नाम जानने से इनकार कर दिया था और उसे पता भी नहीं है कि जग्गी कहाँ है, न जग्गी उसका फोन उठा रहा है। प्रकाश के मुताबिक जब तक जग्गी नहीं मिलेगा तब तक वो अमित को भी नहीं छोड़ेंगे और उसको वे लोग इतना पानी पिलाते रहेंगे कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहकर प्रकाश रूम में से खुली हुई वायर छोड़ता है जिससे कि अमित को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। कुछ देर के बाद में पुलिस को नैनीताल में जग्गी की लास्ट लोकेशन मिलती है, जिसके बाद में पुलिस को वहाँ पर जग्गी भी मिल जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसके बाद में पुलिस स्टेशन में जग्गी को भी अमित की तरह टॉर्चर किया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट में भी वजन लटका कर रखा जाता है लेकिन फिर भी वो यही बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। पायल तो पैसे लेकर वहाँ से चली गई थी और उसे उस बच्चे की फ्रॉक के बारे में और चाकू के बारे में कुछ नहीं पता है। डर के मारे जग्गी सारा इल्जाम अमित के ऊपर डाल देता है और सरकारी गवाह बन जाता है। वहीं पर अमित का यही कहना था कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके किचन में क्या हो रहा है। उसके एरिया में बच्चे मिसिंग हो रहे थे, उसे ये भी नहीं पता था। तब गुस्से में प्रकाश अमित कैनल में आइस घुसाकर उसे टॉर्चर करता है ताकि वो सच बता दे, लेकिन अमित तब भी उसे कुछ नहीं कहता है। तब रात को प्रकाश जब घर पर जाता है तो उसकी बेटी एक केक लेकर उसके सामने आती है। उसकी बेटी और कोई नहीं बल्कि वही न्यूज रिपोर्टर जानवी थी। प्रकाश की वाइफ की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी थी और उनका आज बर्थडे था, तो इसलिए दोनों आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अगले दिन जानवी उनसे केस के बारे में कुछ सवाल पूछती है कि क्या केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, लेकिन प्रकाश उसे कुछ नहीं बताता है क्योंकि वो एक न्यूज रिपोर्टर है और जवाब देना मतलब कि न्यूज में सारी बातें पब्लिक कर देना। तब जानवी उन्हें क्रिमिनल को सजा दिलवाने को कहती है। अगर उन्होंने इस केस में कोई भी रिश्वत ली तो उन बच्चों के माँ बाप के साथ साथ वो भी इस बार उन्हें माफ नहीं करेगी। उसी दिन एक गवर्नमेंट वकील शीला जग्गी की तरफ से केस लड़ने के लिए आती है, जो कि जग्गी को उसके हिसाब से बात कहने को कहती है। वहीं दूसरा वकील प्रणव प्रकाश से प्रॉमिस करता है कि वो कम से कम 15 दिनों तक जग्गी की जमानत नहीं होने देगा। कोर्ट में दोनों वकील जज के सामने अपनी बातें रखते हैं। शीला के मुताबिक अमित एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, तो इसलिए उसे बचाने के लिए जग्गी को फंसाया जा रहा है। वहीं पर आरव के मुताबिक अमित एक मेडिकल पेशेंट है, तो इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। सभी सबूतों को देखने के बाद में जज जग्गी और अमित को 15 दिनों के लिए हिरासत में भेज देता है। डीएनए रिपोर्ट के बाद में उन 12 बच्चों के पेरेंट को पता चल चुका था कि वो हड्डियां उनके बच्चों की ही थी, जिनके बाद में कई फैमिली में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वहीं पर पुलिस ने नोटिस किया था कि जब भी वो बच्चे मिसिंग होते थे तब जग्गी बंगले में था, जबकि अमित किसी और शहर में था। और पायल जब रूम में चली गई थी तो उसके बाद में वो मिसिंग हुई थी, लेकिन अमित उस समय सो रहा था, जो कि वीडियो में भी रिकॉर्ड हुआ था। तब जाकर उन्हें समझ में आता है कि ये सब जग्गी ने ही किया है, इसलिए पुलिस फिर से जग्गी को टॉर्चर करने लगती है और उसे बातें निकलवाने लगती है। और तब जग्गी सच बताने को रेडी होता है, लेकिन सच बताने से पहले वो मीट और राइस खाने को मांगता है और पुलिस वाले उसे खिलाते हैं। जिसके बाद जग्गी उन्हें पूरा सच बताने लगता है कि उसने सबसे पहले पायल को मारा था और फिर 1 साल के अंदर उसने 12 बच्चों को मारा। उस रात को अमित से इंटीमेट होने के बाद में उसने पायल को उसके सर्विस के लिए पैसे दिए, साथ ही उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर पायल को उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए भी कहा, लेकिन पायल ने इसके लिए उसे मना कर दिया। लेकिन जग्गी ने उससे बहुत ही रिक्वेस्ट किया, तो पायल उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए मान गई, लेकिन जग्गी उसके साथ में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इस बात पर पायल उसके ऊपर हंस पड़ी और वहाँ से वो जाना चाहती थी। ये बात जग्गी को बहुत ही बुरी लगी, तो इसलिए वो एक चाकू से पायल को डराता है और उसके साथ में फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। अब 1 घंटे तक पायल जग्गी के कहे मुताबिक उसके साथ में इंटीमेट होती है, लेकिन तब भी जग्गी उसके साथ में कुछ नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वो पायल को वहाँ से जाने को कहता है। जाते जाते पायल उसे नामर्द कहती है और ये बात जग्गी को इतने ज्यादा बुरी लगती है कि वो उसे चाकू से पायल की पीठ पर वार करके उसे जान से मार डालता है। साथ ही वो पायल के ऊपर उसे चाकू से कई बार वार करता है। वो पायल की डेड बॉडी को किचन के उसे सीक्रेट रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर वो उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। और यही वो एपिसोड का पहला सीन था। फिर इसके बाद में जग्गी पायल की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें कई सारे ब्लैक कलर के प्लास्टिक बैग में भरता है। वो उस सीक्रेट रूम को साफ करता है और खुद भी वही बनाता है। फिर वो उन प्लास्टिक बैग को छत के ऊपर लेकर जाता है, पर उसे उस एरिया में पुलिस घूमती दिखाई देती है, तो इसलिए वो उन बैग को नाले में नहीं फेंकता है और किचन के एक बड़े से फ्रिज में पायल की बॉडी के पार्ट को रख देता है। जग्गी छत से नाले में बॉडी के पार्ट के बैग को फेंकता था, जो कि एसपी को दिखाई भी देता था, लेकिन उसने इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। वहीं जग्गी ने लिविंग रूम में पायल को मारा था और जब वो वहाँ पर खून को साफ कर रहा था तो अमित ने उसे देख लिया था। क्या अमित भी जग्गी के साथ में इन क्राइम के साथ में जुड़ा हुआ है? ये हमें इस सीरीज के अगले सीजन में ही पता चलेगा, तो तब तक के लिए वेट करिए। मैं जल्दी ही अगले सीजन का एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊंगा। दोस्तों, इस सीरीज निठारी के रियल केस के ऊपर बनी हुई है, जो कि मर्डर, टॉर्चर, कैनिबलिज्म को शो करती है।
तो अगर आपको निठारी केस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2006 में एक ऐसा केस सामने आया था जिसने पूरे इंडिया के होश उड़ा दिए थे। सुरेंद्र कोहली नाम का एक आदमी था जो कि मोनिंदर पंडेर, जिसे सीरीज में अमित के नाम से शो किया गया है, और सुरेंद्र कोहली को एस जग्गी। पंडेर एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था और उसने निठारी में एक कोठी ले रखी थी। वो वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट के साथ में इंटीमेट होने के लिए आता था और वहाँ का केयर टेकर था सुरेंद्र कोहली, जिसने इन सभी बच्चों को मारा और उन्हें खा गया। तो अब न्यूज़ में तो इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है, लेकिन इस सीरीज के जरिए हम देख सकते हैं कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। वैसे सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं जल्दी इसका दूसरा सीजन आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना।